हेलो। ऑफिस है जो। हाँ, बोल ना। हेलो। नमस्ते एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मैम। आफ्टरनून। गुड हैप्पी आफ्टरनून मैम। गुड इंडिपेंडेंस डे। आफ्टरनून मैम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम। गुड ओके आफ्टरनून तो मैम। तो अब हम एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि हम जब एस्ट्रोलॉजी में मतलब प्लैनेट्स और हाउसेस और वो सब सीखे उससे पहले एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जानना कि हम एस्ट्रोलॉजी सीख क्यों रहे हैं। फर्स्ट थिंग कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। हमारा मेन पर्पस होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी सीखने का कि हम खुद को जान सके, जो हम बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन वो कर सके, उसके लिए हम हमारा चार्ट पढ़ते हैं, नॉट जस्ट टू प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर। ओके, तो ये हमारा मेन पर्पस रहेगा, ये जो भी बेसिक हम लोग सीख रहे हैं उसका। तो फर्स्टली वी विल सी कि एस्ट्रोलॉजी होता क्या है और हम मतलब उसके क्या प्रिंसिपल्स है जो हमें पहले कुछ भी जानने से पहले जो हमें पता होने चाहिए। ओके, सो हम हमारा जो चार्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जब बर्थ होता है उस टाइम पे यूनिवर्स में प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है वो हमारे हमारा चार्ट रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी यूनिवर्स में है वही हमारे अंदर है। तो बोथ आर इंटर कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड, इसीलिए हम प्लैनेट्स, स्टार्स और यूनिवर्स और 5 एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं बिफोर रीडिंग आवर चार्ट। ओके, तो ये रहेगा हमारा द फर्स्ट मिरर प्रिंसिपल, जो भी ऊपर हो रहा है वही हमारे अंदर है, वही नीचे हो रहा है। ओके, सेकंड इज जब हम कर्मा की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है, हम जो चीज कर रहे हैं, वही हमारे जो एक्शंस है वही हमारा कर्मा कहलाता है। तो हमें वो बैलेंस करना है, मतलब जो हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो हम हमारा कर्मा उसको बैलेंस करने के लिए सीखने वाले हैं। और सेकंड इज दशा। अब दशा क्या होता है वो हम डिटेल में बाद में सीखेंगे, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंस इतना ही है कि जब किसी का रफ प्लानिटरी पीरियड चल रहा है तो उसका मतलब वो नहीं है कि मतलब चीजें खराब होने वाले, इट्स जस्ट कि यू नीड टू ग्रो इन दैट एरिया। मतलब आपको उस टाइम से सीख के खुद को इम्प्रूव करना है, इसीलिए हमारा खराब टाइम आता है। ओके, फिर है कि 3 ट्रुथ जो हमें कुंडली हमारा चार्ट एनालाइज करने से पहले सीखना पड़ेगा। वो है कि हमारा जो चार्ट शो करता है वो हमारा पास्ट लाइफ, जो हमने हमारे पास्ट लाइफ में जो भी कर्मास किए होंगे उसका ब्लूप्रिंट हमें मिलता है कि हमने क्या क्या लास्ट जन्म में किया था, उसके वजह से इस जन्म में हमको मिल रहा है। तो वो हमारी कुंडली शो करती है। फिर हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं वो फिर उसकी जो हाई एंड लो एनर्जीज होती है उस पे वो डिपेंड करता है। फिर है कि कोई भी प्लैनेट एविल नहीं होता है, मतलब जैसे कि हम कंसिडर करते हैं कि जब शनि का नाम सुनते हैं, राहु का नाम सुनते हैं, तो दैट इज नॉट एविल। इट्स जस्ट कि वो हमें पेशेंस से, हार्डवर्क से काम करना सिखाता है। और जो भी हमने खराब कर्मा किए होंगे हमारी लाइफ में उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है, उसका रिजल्ट देते हैं वो। तो देर इज नो एविल प्लैनेट इन एस्ट्रोलॉजी। फिर जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि हमारा जो मेन पर्पस है, गोल है, वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि हम किस पर्पस से आए हैं और हमें क्या करना है हमारी लाइफ में।
वो जानने के लिए हमारा बिहेवियरल पैटर्न कैसे होंगे, हम कैसे वर्क करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, ये हमें जानना है। इसीलिए हम ये सीख रहे हैं। नॉट जस्ट कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये सब जान के कुछ नहीं होने वाला है। बेस्ट थिंग इज खुद जानो कि खुद का पर्पस क्या है। और द थिंग इज कि जब आप, अभी तो आप खुद के लिए सीख रहे हो, बट जो भी एस्ट्रोलॉजर्स है जो किसी का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहली चीज है कि खुद की एनर्जी को अलाइन करो। जब आप आपकी एनर्जी अलाइन करोगे तब जाके आप दूसरों की एनर्जी को अलाइन कर सकते हो। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, आप ना ही कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे और ना ही किसी का भला कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज, खुद की एनर्जी को अलाइन करो। एंड अगर एनर्जी अलाइन होने की बात है तो चलो, पहले तो खुद के चार्ट से क्या करना है क्या नहीं करना है वो सेकंड चीज आ गई। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल चीज करो, जैसे कि मेडिटेशन है या तो कोई मंत्र जाप है। ये सारी चीजों से आपकी एनर्जी अलाइन होगी। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से, कल से, जब से स्टार्ट करना है, आप जो भी भगवान में बिलीव करते हो, जो भी चीज में बिलीव करते हो, बट एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट समथिंग जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि ह्यूमन नेचर क्या होता है। हमारे नेचर में, मतलब जो हर एक इंसान में अलग अलग टाइप का नेचर होता है, तो वो नेचर कहाँ से कैसे आता है, वो, ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक है। और जिन लोगों ने भागवत गीता पढ़ी होगी उसको ये समझना बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें बहुत ही डिटेल में समझाई गई है। बट अभी हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे कि क्या है, कौन से नेचर होता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये चीजें ना आपको कुंडली प्रिडिक्ट करते टाइम बहुत ही इजी रहेगा किसी के नेचर को या किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में। तो नेचर में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, हम लोग जो बेस लाइन होता है वो होता है कि मतलब हमारा नेचर दो चीजों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पुरुष एंड सेकंड इज प्रकृति। ओके, पुरुष तत्व वो होता है जो हम निर्गुण उसे कंसिडर करते हैं, कि वहां पे कोई भाव नहीं होता है ऐसा कि मुझे, मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, जो डिजायर्स होती है, जो एंगर इश्यूज होते हैं, वो सारी चीजें, या उसका कोई गुण ही नहीं होता है, वो होता है पुरुष तत्व, जिसे हम कॉस्मिक स्पिरिट भी कहते हैं। और हम लोग हमारे लाइक उसकी बात करें तो वहां पे जो विष्णु भगवान है उनको निर्गुण कहा गया है, अनमैनिफेस्टेड सोर्स कहा गया है। तो जो पुरुष तत्व है, जो परमात्मा हम जिसे कहते हैं, दैट इज पुरुष तत्व, कॉस्मिक स्पिरिट। फिर आ जाते हैं प्रकृति पे। वो है जो मैनिफेस्टेड है, और उसमें तीन टाइप के नेचर आते हैं। फर्स्ट इज सत्व, रजस एंड तमस। ये तीन टाइप के हैं। उसमें क्या होता है कि प्रकृति जब डिवाइड होती है तो प्रकृति में जो हम बोलते हैं ना कि अहंकार, जो ईगो आता है, जो इंडिविजुअलाइजेशन आता है, कि मतलब यूनिवर्स इज एंटायर, यूनिवर्स इज कनेक्टेड, दैट इज पुरुष तत्व। पर जो सेल्फ इंडिविजुअलाइजेशन आ जाता है कि मैं, मतलब लाइक द इंडिविजुअल पर्सन, उसे हम अहंकारा कहते हैं। ओके, अब उसमें आता है सत्व। सत्व वो होता है ना कि जैसे जिसे हम प्योरिटी कहते हैं, जो लाइट होती है, मतलब लाइट इन द सेंस कि एक्चुअल लाइट नहीं, बट जो हम बोलते हैं ना कि बहुत एनलाइटेड पर्सन है, जो सिर्फ अच्छे काम करता है। फिर रजस में होता है कि जो इंसान ना बहुत ही एक्टिविटीज और पैशंस में होता है, जैसे कि डिजायर्स होती है उसकी कि मुझे ये चाहिए, ये भी चाहिए। वो कोई खराब काम नहीं कर रहा है, बस उसकी डिजायर्स होती है
कि वो चीजों को पाना चाहता है। फिर आता है तमस, उसमें जो हम कहते हैं ना कि अंधकार में होता है, जिसको, जो बुरे काम करता है, जिसको अच्छाई से कोई लेना देना नहीं होता है, उसे हम अंधकार में कहते हैं। तो जब हम सत्व की बात करते हैं तो उसमें आते हैं 9 प्लैनेट्स और डेटीज। हम पढ़ेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को क्यों यूज किया गया है, वो हम बाद में जब प्लैनेट्स पे आएंगे तब हम वो पढ़ेंगे। फिर आता है जो रजस है, वो हम ऑर्गन्स ऑफ एक्शन से करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए, माउथ, हैंड, फीट, ये सारे हमारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस आते हैं, जिससे हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं या तो कोई कर्म करते हैं। फिर जो तमस की बात है तो उसमें 5 एलिमेंट्स या तो 5 सेंसेस आता है, जिससे हम सोचते हैं, जैसे कि लाइक हो गया कि क्या बोलते हैं वो, हियरिंग हो गया, टचिंग हो गया, टेस्ट हो गया, जिससे हम हमारी डिजायर्स के तरफ ज्यादा बढ़ते हैं और उसके वजह से हम खराब काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये थे 3 टाइप ऑफ नेचर इन ह्यूमन, जिससे हम आगे एस्ट्रोलॉजी में यूज करेंगे चार्ट प्रिडिक्ट करने में, कि आगे हम लोग सब पढ़ेंगे कि क्या कैसे होता है। अब 9 प्लैनेट्स में तो सबको पता ही है कि सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु आता है। अब उसके भी डेटीज है, और उसके जो हम बात करते हैं ना कि विष्णु भगवान के जो अवतार है, 8 अवतार है, उसको बहुत ही प्रिसाइसली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि सन को राम अवतार से कनेक्ट किया गया है या तो रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज हम जब राम भगवान की पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उनका जो नेचर था और उनका जो पर्पस था वो एकदम सूर्य जैसा था। वो रूल करते थे, वो, उनके में एक लीडरशिप क्वालिटीज थी, एक एथिकल क्वालिटीज थी, जो सारी क्वालिटीज सन में होती है वही राम भगवान में थी। और सिमिलरली जैसे हम कृष्ण भगवान को देखने जाए तो मून की क्वालिटीज को उनके साथ कनेक्ट किया गया है, कि लाइक हम मून को हमारा मन कहते हैं, इमोशंस कहते हैं। तो कृष्ण भगवान वॉज हाईली कनेक्टेड टू इमोशंस, और मतलब वो जब युद्ध हुआ था दैट इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग, बट उनका जो कोर पर्सनालिटी थी वो एकदम चंद्र जैसी थी। वैसे ही सिमिलरली नरसिम्हा भगवान को देखे तो उनकी एनर्जी को मार्स से कनेक्ट किया गया है। ही वॉज वेरी फियर्सी, मतलब बहुत ही एग्रेशन था उनमें वॉरियर क्वालिटीज थी। तो ऐसे ही हर एक अवतार को एक प्लैनेट के साथ कनेक्ट किया गया है। इसको हम डिटेल में पढ़े तो इफ हमें कोई भी प्लैनेट को ठीक करना हो या उसे मतलब उसकी एनर्जी को पॉजिटिव करना हो, तो ये भी कहा गया है कि इन अवतार की उपासना करने से या तो इनके मंत्र जाप या तो उनकी चीजें करने से ये प्लैनेट्स भी ठीक हो सकते हैं। तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी रेमेडी करे, क्या करे, तो बस इसको कनेक्ट कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा। वैसे ही जब हम ऑर्गन्स ऑफ एक्शन की बात करें, जिसे हम कर्मेंद्रिया कहते हैं, वो हमारा होता है माउथ, जो हम वाक जिसे करते हैं, स्पीच हमारी, हम बोलते हैं। फिर हमारे हाथ, जिससे हम चीज पकड़ते हैं, ग्रास्प करते हैं, हैंडल करते हैं। फिर आता है फीट, जिससे हम चलते हैं, हमारी एक्शन करते हैं। फिर हमारा आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिसे हम वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। तो ये सारी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिससे हम जनरेट या तो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी हो गई हमारी जिससे हम एक्शंस करते हैं, हमारे कर्मा करते हैं। तो ये हमारे माइंड से कनेक्टेड है, बट द थिंग इज कि हमारा जो मन है, हमारा माइंड है, वो उस पे डिपेंड करेगा कि इसके एक्शंस कैसे होंगे। एंड द लास्ट थिंग इज कि हम जब 5 एलिमेंट्स और हमारे सेंसेस की बात करें, 5 सेंसेस की बात करें, तो वो आता है, फर्स्ट इज स्पेस एलिमेंट जो हमारे हियरिंग से कनेक्टेड है। सेकंड इज
एयर एलिमेंट जो हमारे टच और स्किन से कनेक्टेड है, फायर एलिमेंट जो हमारी साइट और आईज से कनेक्टेड है। अब ये एक्चुअली कैसे कनेक्ट होगा वो हम जब कुंडली पढ़ेंगे उससे हमें पता चलेगा कि जब हम कुंडली में कोई भी हेल्थ इश्यू देखते हैं तो वहां जाके ये हेल्प करेगा हमें कि कैसे अगर कोई राशि रिलेट करती है एलिमेंट से, तो जब हमारा कोई प्लैनेट खराब है या जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें हेल्थ सामने वाले के इश्यू बोलते ही हमें पता चलेगा कि इसकी कुंडली में ये प्लैनेट खराब हो सकता है या तो ये प्लेसमेंट खराब हो सकता है। तो वाटर एलिमेंट है तो वो टेस्ट और टंग से रिलेट करता है। अर्थ एलिमेंट है वो स्मेल और नोज से कनेक्ट करता है। ओके, अगर किसी को डाउट है या तो कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो वो बोल सकता है कि ये चीज़ नहीं समझ आई है। तो थोड़ा इंटरैक्टिव अगर रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैम जैसे भी आपने कहा कि अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप प्लैनेट्स और डाइटीज को कनेक्ट कर सकते हो एज अ रेमेडी, वो तो यस। कोई कोई यस। एग्जांपल से आप इलस्ट्रेट करेंगे तो इट वुड बी बेटर। जैसे कि अगर सी हमने यहाँ पे देखा कि जैसे कि केतु में गणेश है और मत्स्य अवतार है, राइट। तो हम एक रेमेडी करते हैं, जैसे कि अगर केतु किसी के चार्ट में खराब है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मत्स्य मतलब मत्स्य अवतार क्या था कि वो एक फिश मछली का अवतार था, राइट। तो यस। हम जब मछली को खाना खिलाते हैं या तो मछली को जैसे कि नदी में हम लोग जल प्रवाह करने की रेमेडी देते हैं, तो वो बेसिकली क्या हो गया कि नदी में हम जब जल प्रवाह करते हैं तो वो हम मछली को खाना देते हैं। तो इससे हमारा केतु ठीक हो रहा है। या तो हम मत्स्य मतलब बहुत सारे मंत्र है पर्टिकुलर भगवान से रिलेटेड, ये हो गई डोनेट करने की, या तो हम जो जल प्रवाह वाली रेमेडीज देते हैं ये वाली चीज उसमें हो गई। बट अगर आप चाहो तो आप मंत्र जाप भी कर सकते हो। और मैम। ओके। इसका जो कोर है वो क्या है कि आपको वो अंधकार से निकालता है, कि मतलब जो आप इल्यूजन में फंसे हो, तो बेसिकली ये उसका काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखने जाए तो हमारा जो कौन सा अवतार था, अ, वराह अवतार जो राहु में दिया गया है। तो हम अगर जो वराह अवतार की अगर स्टोरी आपको पता है कि वो क्या थी, तो उसमें था कि जब पृथ्वी समुंदर में वो राक्षस उनको पृथ्वी को जाके समुंदर में डाल देता है, तो वराह अवतार लेके वो समुंदर से बाहर निकालता है। तो हम जब प्लैनेट से कनेक्ट करें तो राहु क्या करता है, हमें डार्कनेस में डालता है, हमें इल्यूजन में डालता है। तो जब हम वराह अवतार की उपासना करते हैं या तो उनके मंत्र जाप करते हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि वहां वो जो समुंदर में वो राक्षस ने फेंक दिया था पृथ्वी को, उसको वो बाहर निकालते हैं। तो सिमिलरली जब वराह अवतार की या तो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं हम, तो वो भी हमें उसी तरह राहु के अंधकार से बाहर निकालता है। ओके। तो इसी तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, मतलब हर एक अवतार के अलग अलग क्या बोलते हैं ट्रेट्स है, और उनकी जो बोलते हैं ना कि कोर वो जो था उसके वजह से इन प्लैनेट्स को रिलेट किया गया है। मैम, आपने वो एलिमेंट्स ऑफ सेंस बोला ना, तो वो रोक के साथ कौन सा प्लेनेट, वो एग्जाम्पल करके आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। वो एयर है तो टच है, तो किसी को टच का या कुछ पेट का या कुछ ऐसा रोग है और वो कैसे पता चलेगा, वो खाली एक एग्जाम्पल दे के बताइए ना, तो वो इट्स हम बेटर। जब कुंडली पे आएंगे ना तब मैं ये चीज याद रख के आपको बताऊंगी कि कैसे रिलेट होता है। ओके मैम, बिकॉज ओके। अभी जिन लोगों को नहीं समझ आता कुछ भी तो उनके लिए फिर बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ओके 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 मैम। ओके, अब आ जाते हैं हम कर्मास पे। तो लाइक बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन सुना है कि अगर हमारी डेस्टिनी फिक्स्ड है तो फिर हम एस्ट्रोलॉजी से कैसे
हमारे फ्यूचर आउटकम्स को चेंज कर सकते हैं, राइट। बहुत ही कंट्रोवर्सीज उस पे क्रिएट होती है कि बोलते हैं कि सबकी डेस्टिनी तो फिक्स्ड ही है, कि जो होने वाला है वो तो होने ही वाला है, तो हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि चार कौन से टाइप के कर्मास है जो हम पूरे लाइफ में देखने वाले हैं, जो हमारी पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है। ओके, तो फर्स्ट इज क्रियामान। क्रियामान मतलब एक्शन, जो हम करंटली एक्शन कर रहे हैं। खराब अच्छा दैट इज ऑल सेकेंडरी, बट अभी जो हम एक्शन कर रहे हैं उसको हम क्रियामान बोलते हैं। फिर आता है आगमी, फ्यूचर ऑफ दैट एक्शन, मतलब अभी जो हमने काम किया है, अभी हमने जो भी कर्म किया है, उसका जो हमें फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा, उसको हम आगमी कहते हैं। थर्ड इज संचित। संचित कर्मा वो होता है कि हम जो एक्शंस करते हैं, जो करते जाते हैं, उसका जो एक समअप होता है, उसका जो एक्यूमुलेशन होता है, उसको हम संचित बोलते हैं। एंड द लास्ट इज प्रारब्ध, जो हम डेस्टिनी कहते हैं, जिसे हम बदल नहीं सकते। और ये प्रारब्ध हमें हमारे पास्ट लाइफ से मिलता है। जैसे कि अगर हम कौन सी फैमिली में बर्थ लेने वाले हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि रिच फैमिली में जन्म लेने वाले हो, पुअर में लेने वाले हो, मिडिल क्लास में लेने वाले हो, हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, ये सारी चीजें हम डिसाइड नहीं करते। ये हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा के अकॉर्डिंग हमें मिलता है, जो हम बदल नहीं सकते। सेकंड इज कौन सी इंसान से हम मैरिज करेंगे और कब हमारी डेथ होगी। ये तीन चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है इन पे, इसलिए उनको प्रारब्ध कहते हैं। अब जो क्रियामान है, आगमी है और संचित है, इस पे हमारा कंट्रोल होता है, जो हम हमारे करंट एक्शन से हम बदल सकते हैं। बिकॉज हमारा अक्यूमुलेटेड कर्मा जो हम अभी कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो हमें फ्यूचर में जो रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, और हमारा जो अक्यूमुलेशन होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। और जब खराब करते हैं एक्शन, तो हमें फ्यूचर में उसका रिएक्शन भी खराब मिलेगा। तो ये तीन कर्मा पे हमारा कंट्रोल होता है, प्रारब्ध पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम जो हमारे तीन कर्मा है, क्रियामान, आगमी और संचित, को हम बदल सकते हैं। ओके। Ma'am, just can you repeat Sanjit ka again? Just didn't get. ओके, यस। सो Thank you. संचित कर्मा इज बेसिकली जो हम एक्शंस करते जाते हैं, जैसे कि आज मैंने कोई काम कर्म किया, कल भी मैंने कर्म किया, एक महीने बाद भी कर्म किया, तो वो जो अच्छे या तो बुरे कर्म मैं कर रही हूँ, उसका जो अक्यूमुलेशन मिलेगा, उसका जो सम अप होके मुझे मिलेगा फ्यूचर में, उसे हम संचित कर्मा कहते हैं। Okay, thank you. ओके। फिर है ड्युअलिटी ऑफ बर्थ। ये जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट इज कि मतलब ये चीजें ऐसी है ना कि जिसने भी भागवत गीता पढ़ी होगी उसको ये पहले से समझ आ ही जाएगा। बट हमारी जो बॉडी है और सोल है, दैट्स अ टू डिफरेंट थिंग। एंड हमारा जो सोल है उसमें, लाइक इट इज सेड, इट इज रिटन इन आर शास्त्रस, कि हमारा जो फर्स्ट इज, हमारा जो सोल होता है वो जो मटेरियल वर्ल्ड से बर्थ, डेथ और प्लानिटरी इन्फ्लुएंस से कनेक्ट होता है। मतलब इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सोल। और दूसरी चीज आ जाती है जो परमात्मा है, तो उसका भी एक अंश हमारे अंदर होता है, और हमारी खुद की आत्मा का भी होता है। जो परमात्मा अंश है दैट इज इमॉर्टल, उसको हम, उस पे कोई भी प्लानिटरी लाइक इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उस पे कुछ भी नहीं होता है। तो ये दोनों चीजें हमारी सोल में कनेक्टेड है, मतलब इट्स जस्ट लाइक दो फ्रैक्शन हो गए। फर्स्ट इज जीवात्मा जो हमारा खुद का सोल है, एंड सेकंड इज परमात्मा। तो जो जीवात्मा है उस पे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी चीजें हमारे कर्मा से रिलेट करती है। हम जो भी हम कर्म करेंगे, जो भी हमें प्लानिटरी इन्फ्लुएंस मिलेगा, वो सारी चीजें सिर्फ जीवात्मा पे आती है, परमात्मा पे नहीं आती है। ओके। अब ये टॉपिक है कि
टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है एस्ट्रोलॉजी में, तो हम लोग बहुत ही लाइक मैक्रो स्केल पे पढ़े तो हमने 4 युग के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये जो 4 युग है वो एक मैक्रो स्केल पे चढ़े चले गए, बड़े लेवल पे चले गए। तो जब भी ये एक साइकिल पूरा होता है तो उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है यूनिवर्स, एंड फिर अगेन नया पूरा साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये था मैक्रो लेवल पे। आज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि मतलब जिन लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आता है कि क्या है उसके लिए है। बाकी आई नो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स को ये सारी चीजें पता ही होगी, और दैट इज फाइन। फिर आता है माइक्रो स्केल पे हम देखने जाए ना, तो द थिंग यू हैव हर्ड विल बी पंचांग, कि हम कोई भी मुहूर्त निकालते हैं, या तो कोई भी अच्छा दिन है, बुरा दिन है, हम दिन देखते हैं, महीने देखते हैं, मंथ्स यानी जो हम जनवरी, सितंबर, अक्टूबर वो करते हैं, वो नहीं। जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हमें मंथ्स बोलते हैं उसके बारे में है। तो फर्स्ट इज बार, जो हमारा सोलर डे होता है, जो संडे से मंडे तक होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो फिजिकल एनर्जी है दिन में, हमारी क्या फिजिकल एनर्जी रहेगी, तो उससे वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करता है। कि जैसे कि संडे है तो सन मतलब हर एक वीक, हर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो या तो रूल करता है, तो उस हिसाब से हमारी फिजिकल एनर्जी दिन में रहती है। फिर आता है तिथि। तो बेसिकली तिथि इज लाइक द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, जो 30 फेजेस में डिवाइड की गई है। मतलब एक महीने में 30 तिथि होती है, उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। फिर मतलब जो शुक्ल पक्ष होता है वो होता है अमावस से लेके पूर्णिमा तक, जो 15 दिन होते हैं उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और फिर पूर्णिमा से जो अमावस तक आता है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो ये बैलेंस करता है, मतलब जो हमारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल हमारा जो टोन होता है उसको ये रूल करता है। तो जैसे कि अगर कुछ तिथि है तो कुछ तिथि में हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेटेड फील होगा, और कुछ तिथि में हमें बहुत ही लो फील होगा। तो ये आप थोड़ा खुद को डीपली ऐसे एनालाइज करना चाहोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कौन से दिन पे आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, कौन से दिन पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रहती है। जैसे कि अगर शुक्ल पक्ष हो गया तो आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, और ज़्यादा एक्सपेंशन पे फोकस करोगे। और जब कृष्ण पक्ष आएगा तो उसमें आप इनर वर्ड ज़्यादा इंक्लाइन होंगे, इनर रिफ्लेक्शन पे ज़्यादा डिपेंड करोगे। तो ये था तिथि और जो हम पक्ष, ये सारी चीजें ना मुहूर्त निकालने में कि कौन सा दिन ऑस्पिशियस है, कौन सा दिन नहीं रहेगा, ये सारी चीजें उसमें हेल्प करेगी। नक्षत्र, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमारे यूनिवर्स में लाइक कॉन्स्टेलेशन है स्टार्स के। तो ये बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मतलब रूल करता है कि हमारा नक्षत्र के हिसाब से, मतलब जब आप कुंडली में आगे जाके पढ़ोगे ना तो मोस्टली हम लोग नक्षत्र की रेमेडीज ज्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब नक्षत्र, हर एक नक्षत्र के हर एक लॉर्ड होते हैं, तो उस पे जब हम रेमेडीज करते हैं तो वो नॉर्मल प्लानिटरी रेमेडीज से ज्यादा वर्क करता है नक्षत्र के लॉर्ड की रेमेडीज। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है जानना कि 27 नक्षत्र होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। तो कौन सा दिन कैसा जाएगा हम इस पर से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर आता है योग। तो ये है लाइक इट्स जस्ट कि मून और सन की पोजीशन का मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होता है। और ये भी वही है कि जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर दिन है तो कौन से दिन में कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा जाने वाला है,
कितना टाइम बुरा जाने वाला है। दीज आर वेरी मतलब बहुत ही अंदर वाली चीज हो गई है। बट ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ना इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें होती है। फिर आता है कर्ण। ये है तिथि। तिथि जो हमने पढ़ी थी कि जैसे कि महीने में 30 तिथि होती है, तो ये तिथि का हाफ है, मतलब हाफ अ लूनर डे। तो जैसे कि ये किसके लिए है कि ये काम, पर्टिकुलर काम, जैसे कि हमें कोई ऐसा काम करना है जिसमें हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होने वाली है, तो मतलब वो हमें इससे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर टास्क हमें कब करना चाहिए। कि अगर कोई इमोशनल या तो बहुत ही क्रिएटिव वाला काम है तो उसके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। और अगर बहुत ही प्रोडक्शन वाला काम है या तो बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी वाला काम है तो ये हमें किस टाइम पे करना चाहिए, वो हमें बेसिकली कर्ण बताता है। ओके, फिर हम आते हैं दशा सिस्टम पे। हम लोग इंडिविजुअल दशा पढ़ेंगे कि हर एक प्लैनेट की दशा होती है। और हर एक पीरियड में मतलब हर एक साइकिल चलती है हर एक प्लैनेट की, वो पर्टिकुलर इयर्स होते हैं। और पूरी जो दशा सिस्टम होती है, पूरी एक साइकिल होती है, वो 120 ईयर्स की होती है। और एक हर एक इंडिविजुअल को जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थ हुआ है राहु की महादशा में और किसी का हुआ है शनि की महादशा में, तो एवरी इंडिविजुअल हैव अ यूनिक दशा सिस्टम। मतलब वो साइकिल सेम रहेगा, बट वो इंसान कब कौन से टाइम पे जन्म ले रहा है उस पर से पता चलेगा कि वो कौन सी दशा उसकी किस टाइम पे चलेगी। अब उसमें भी अलग अलग आ जाता है कि मेन होती है महादशा, उसके अंदर आएगी अंतरदशा और फिर प्रति अंतरदशा। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स, हाउसेस और वो सब सीखने के बाद। ओके, अब हम 5 एलिमेंट्स पे आ जाते हैं कि इसमें क्या होता है। बिकॉज एवरी प्लैनेट गवर्न्स एलिमेंट्स और हर एक राशि भी अलग एलिमेंट को गवर्न करती है, तो इसीलिए 5 एलिमेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर हम देखने जाए तो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में भी 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और हमारी बॉडी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स है। तो इसीलिए एवरीथिंग इज कनेक्टेड। इसीलिए हम जब अगर कुछ भी नहीं ना तो एटलीस्ट हम हमारे अंदर 5 एलिमेंट्स को ठीक कर देना, तो भी हमारी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट इज फायर एलिमेंट। तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो डाइजेशन का काम करता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, जो हमारे अंदर एम्बिशन होता है, ये सारी चीज अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जो भी चीज फायर सी है, फियर सी है, या जो फायर से कनेक्टेड है। जैसे कि डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इज बेसिकली एसिड, जो जिसके वजह से हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो मतलब दैट इज बिकॉज ऑफ द एसिड प्रेजेंट, एंड दैट इज क्या है, वो फायर है जिसके वजह से हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। और ये स्क्रीन पे जो भी ड्राइंग कर रहा है पेंसिल पेन से प्लीज मत करो। ओके, फिर अगर हम प्लैनेट्स की बात करने जाए तो सन और मार्स, सूर्य और मंगल, दोनों ही फियर्सी प्लैनेट्स हैं जो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप खुद ही मतलब इससे ही आप पता लगा सकते हो कि जैसे कि सन हो गया, मार्स हो गया, तो इनके जो मतलब जो ट्रेट्स है, जैसे कि मार्स है तो एग्रेशन है, फिर एनर्जी है। तो ये सारी चीजें बहुत ही कोरिलेट करती है अग्नि तत्व के साथ। तो सन मार्स सारे प्लैनेट्स के हम जो ट्रेड्स है वो सारे हम पढ़ेंगे आगे जाके।
बट अभी ये बेसिक तत्व कौन से प्लैनेट्स के होते हैं वो आप इधर भी लिख सकते हो, आगे जाके भी हम समझेंगे कि कौन से प्लैनेट के इन डिटेल कैसे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, और अगर हम बॉडी और माइंड की बात वन करें तो ये वन हमारे, क्वेश्चन। यस, सॉरी, हिंदी में है, राइट? आप ये स्क्रीन भी शेयर करेंगे जब हमें रिकॉर्डिंग मिलेगा तो? हाँ, ये पीपीटी आपको शेयर हो जाएगी और रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। थैंक यू। ओके। ओके, और ओके, हम थे बॉडी एंड माइंड, यस। तो हमारा जो बॉडी एंड माइंड है वो गवर्न, मतलब लाइक जो अग्नि तत्व है वो हमारे पित्त दोष को, पित्त दोष होता है जो हमारी बॉडी हीट और मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके भी अंदर पित्त का प्रमाण ज्यादा होता है। तो अ, मतलब उससे पता चलता है कि उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है। तो जैसे कि वो मेटाबॉलिज्म हो गया, बॉडी हीट हो गया, हमारा जो विजन है, ये सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। फिर आ गया जल तत्व। तो जल तत्व इज बेसिकली इमोशंस, हमारे इंट्यूशंस, हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड्स है। और अगर हम एक्सटर्नली बात करें तो हमारे पास जो फाइनेंशियल लिक्विडिटी है, ये सारी चीजें जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जब हम प्लैनेट की बात करें तो मून, बिकॉज वो हमारे इमोशंस है, और वीनस जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, जो हमारे अंदर सेंसुअलिटी होती है, वो वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो जल तत्व को ये दोनों प्लैनेट्स रूल करते हैं। फिर आ गया बॉडी एंड माइंड की बात करें तो हमारे अंदर जो प्लाज्मा होता है, बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, और इमोशनल इक्विलिब्रियम है, मतलब जो हम इमोशन से डेली बेसिस पे डील करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड इज अ डिफरेंट थिंग, ब्लड मार्स को रिप्रेजेंट करता है। बट यस, जो वाटर वाली चीजें है, वाटरी चीजें है, जो फ्लूइड्स है दूसरे, वो सारे वाटर एलिमेंट्स मून और वीनस कंट्रोल करते हैं। अब अगर हमें एक चीज है कि अगर हमें पांचों एलिमेंट को एक साथ अगर हमें बैलेंस करना हो, तो एक प्लैनेट है जिससे हम पांचों को अलाइन कर सकते हैं, दैट इज मून। बिकॉज हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, 70% फ्लूइड्स है। तो इसके वजह से एज इन हमने पढ़ा कि जो हमारे मून है वो पानी को रिप्रेजेंट करता है, फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमारी बॉडी 70% फ्लूइड से बनी है, तो सिर्फ एक चंद्र को बैलेंस करने से हम पूरे पांच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं, हमारी 5 सेंसेस को हम बैलेंस कर सकते हैं। ओके। फिर आ गया पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। तो जो भी डेंसिटी है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है, पेशेंस है, और फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। तो जो भी चीज़ें ये सारी, बिकॉज स्टेबिलिटी, आप देखेंगे पानी है, फायर है, ये सारी चीज़ों में स्टेबिलिटी नहीं होती है, स्टेबिलिटी सिर्फ एक ही में होती है, दैट इज पृथ्वी। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्टेबिलिटी होती है, डेंसिटी होती है, वो चीजें पृथ्वी तत्व को, उसके जो कोर प्रिंसिपल्स है वो पृथ्वी तत्व के हैं। फिर है अगर प्लैनेट्स की बात करें तो मर्क्यूरी और सैटर्न दो प्लैनेट्स हैं जो पृथ्वी तत्व को गवर्न करते हैं। मर्क्यूरी बिकॉज हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है और इंटेलेक्चुअल फॉर्म है, वो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। और जो सैटर्न है वो फिजिकल स्ट्रक्चर और हमारे बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए दैट इज बिकॉज दैट नीड स्टेबिलिटी, और वो डेंस होता है, उसके वजह से वो पृथ्वी तत्व में है। फिर अगर बॉडी और माइंड की बात करें
तो फिजिकल ग्राउंडिंग, स्केलेटुअल स्ट्रक्चर और स्टेमिना जो हमारे अंदर होता है, हमारा जो स्केलेटन है, हमारे अंदर जो स्टेमिना है, दैट इज बिकॉज ऑफ पृथ्वी तत्व। ओके। फिर है वायु तत्व, जिसे हम एयर एलिमेंट कहते हैं। और इसका कोर प्रिंसिपल है मूवमेंट। मतलब आप देखेंगे वायु को, हम एयर को जब हम देखते हैं वो कभी भी स्टिल नहीं रहती, वो हमेशा एक मूवमेंट में रहती है। इसीलिए मूवमेंट, ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं, अगेन आवर इंटेलेक्ट, नर्वस इम्पल्सेस, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, और हमारे अंदर जो कंटिन्यूअस चेंजेस आते हैं हमारी फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, जो लाइक जो कंटिन्यूअस चेंजेस आते हैं वो एयर एलिमेंट के वजह से आते हैं। बिकॉज एयर एलिमेंट इज समथिंग जो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता, या तो हम एक जगह पे उसको स्टोर नहीं कर सकते, वो हमेशा एक मोशन में, एक मूवमेंट में रहता है। और अगर उसके रूलर की बात करें तो अगेन सैटर्न, और फिर राहु। तो सैटर्न बिकॉज सैटर्न, वो मतलब जो ड्राइंग एयर होती है, सुखाने वाली जो एयर होती है, उस वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। और राहु बिकॉज जो स्टॉर्म होता है, chaotic, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, मतलब राहु इज बेसिकली chaos। तो वो जो स्टॉर्म होता है, chaotic एनवायरनमेंट होता है, उसके वजह से ये एयर एलिमेंट को रूल करता है। और अगर हम बॉडी और माइंड की बात करें तो हमारे वात दोष को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारी नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को एज एन रूल करता है। और हमारा मेंटल फोकस की, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम मतलब फेस की होगी, कर रहे होंगे, कि वो लोग फोकस नहीं कर पाते। मतलब उनका फोकस कोई भी चीज से इधर उधर होता रहता है, वो कॉन्स्टेंटली फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज दैट इज गवर्न्ड बाय फायर, सॉरी, एयर एलिमेंट। इसके वजह से मेंटल फोकस भी फ्लक्चुएट होता रहता है। फिर आ गया आकाश तत्व, जिसे हम ईथर कहते हैं, स्पेस एलिमेंट। और उसके कोर प्रिंसिपल है कि ये बेसिकली क्या करता है कि ये जो दूसरे चार एलिमेंट्स थे उसको होल्ड करके रखता है। तो ये फोकस करेगा एक्सपेंशन पे, साउंड पे, और हायर कॉन्शियसनेस पे। तो ये जो पांचवा एलिमेंट है, दैट इज अ बिट towards expansion of this four planets, four elements। तो इसको रूल करता है जुपिटर, बिकॉज जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, ग्रोथ, वाइब्रेशन, एक्सपेंशन। मतलब जुपिटर की अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो जुपिटर इज मेंट फॉर लाइक एक्सपैंडिंग थिंग्स, और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। इसके वजह से हमने जो पढ़ा कि ये चारों एलिमेंट को स्पेस एलिमेंट कैरी करके रखता है। मतलब सी, अगर हम स्पेस एलिमेंट की बात करें ना, तो इट डजेंट हैव अ फिजिकल फॉर्म। मतलब जो पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, उन सबको ये होल्ड करके रखता है। इसके वजह से इसको, इसका जो प्रिंसिपल है, दैट इज टुवर्ड्स हायर कॉन्शियसनेस एंड एक्सपैंडिंग। और अगर बॉडी और माइंड की बात करें तो ये हमारा इंटरनल मेंटल क्लैरिटी, कनेक्टिव स्पेसेस और स्पिरिचुअल रिसेप्टिविटी। मतलब हम जो भी स्पिरिचुअली, जो हमारा इंक्लिनेशन होता है, और लाइक जैसे कि हम बात कर ले कि जो हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, हमारे वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हैं, दैट इज द स्पेस एलिमेंट। ओके। तो ये थे हमारे 5 एलिमेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से
प्लैनेट्स के बारे में। अब प्लैनेट्स के बारे में अगर हम बात करें ना, तो उसके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज उसके कारक तत्व। कि देखो, उसमें प्लैनेट्स में क्या होता है कि कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो डेस्टिनी मेकर्स होते हैं, और कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो डेस्टिनी ब्रेकर होते हैं। तो कैसे प्लैनेट्स हमारे चार्ट में दूसरे प्लैनेट्स को इम्पैक्ट करते हैं, कौन से प्लैनेट्स डेस्टिनी ब्रेकर है, कौन से प्लैनेट्स डेस्टिनी मेकर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कि उसके कारक तत्व पढ़ेंगे, और ये डेस्टिनी मेकर्स, ब्रेकर्स और मॉडिफायर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कि कौन से प्लैनेट्स से हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, हमारे चार्ट में कौन से प्लैनेट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और कौन से प्लैनेट्स को हम लाइक जैसे कि कुछ प्लैनेट्स है जो हमारे चार्ट में बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट में है, जो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, बट कभी कभी ना हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। कि मतलब देख लिया कि बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, उच्च के प्लैनेट्स भी है, ये सब हम सीखेंगे उच्च के प्लैनेट्स कैसे बनते हैं कैसे नहीं। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का शुक्र है जो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट में है, बहुत अच्छी राशि में है, उच्च का है, बट फिर भी उसके रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे। तो क्यों वो दिखाई नहीं दे रहे? बिकॉज ऑफ सर्टेन प्लैनेट्स जो डेस्टिनी ब्रेकर्स जिसे हम कहते हैं, अगर उसके इम्पैक्ट उस पे आ रहे हैं, तो वो हमें फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं देंगे। या तो जैसा रिजल्ट वो मतलब जो पावर वो होल्ड करता है, उस हिसाब से हमें जो पावर नहीं मिल रही है, वो क्यों हो रहा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। डेस्टिनी ब्रेकर, डेस्टिनी मेकर एंड डेस्टिनी मॉडिफायर्स प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के कारक कारक तत्व। आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट रखा है बिकॉज इंट्रोडक्शन था एस्ट्रोलॉजी का। कि कब कैसे मतलब उसका कोर क्या है, मतलब हम क्यों ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और कैसे हम प्लैनेट्स को और यूनिवर्स को हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास था, इसके वजह से शॉर्ट था। और कल से हम प्लैनेट्स पढ़ेंगे। ओके समझ मैम। आया कुछ? जस्ट वन क्वेश्चन, अगर मैं पूछ सकती हूँ। हाँ हाँ, पूछो पूछो। ये जो पंच महाभूतास में है, उसमें सभी प्लैनेट्स आए एक्सेप्ट केतु, तो केतु डजंट रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट। समझाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, आगे मत बढ़ो, समझाएंगे ओके पूरा। ओके, थैंक देखो, हर क्लास में मैंने ये 55th बैच है मेरी। हर क्लास में लोग अपने खुद के घर की रेमेडीज या अपने खुद की कुंडली की रेमेडीज लेने आते हैं। अभी वो कुछ मत सोचना, खाली जितना पढ़ा रहे उतना डीपली एक बार पढ़ लेना। उसके बाद आप खुद अपनी रेमेडीज बना पाओगे। कि मुझे मेरे फॉर एग्जांपल मेरी कुंडली में मुझे मंगल परेशान कर रहा है, चंद्रमा परेशान कर रहा है, राहु परेशान कर रहा है। आपको अगर दुश्मन पता चल गया और दोस्त पता चल गया तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अभी आप ऐसा मत देखना मेरे यार इन्होंने बोला 10th में ये ग्रह ऐसा रिजल्ट देगा, 7th हाउस में केतु आ गया तो मेरी शादी ही नहीं होगी। कुछ मत सोचना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज हर एक जन के लिए बनी होती है, बस उसका तरीका होता है। बट वो तरीका समझने से पहले ग्रह को समझो, वो ग्रह क्या चाहता है, वो ग्रह आपसे क्या करवाने के लिए आपकी कुंडली के कौन सी पोजीशन में बैठा है। आप सबने आई होप सबने एक बार कुंडली तो देखी ही होगी, खुद की या किसी और की भी। राइट, कुंडली कैसी होती है पता है सबको? यस। यस सर। हाँ, यू। ये यस। देखो यस ये सर। कुंडली है, यस ये सर। कुंडली है। राइट, इसमें यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो ये फर्स्ट हाउस ही माना जाता है, उतना सबको पता ही होगा। यस। ठीक है। यस। यस सर। जो लोग नए हैं उनके लिए ये मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे भले 5 नंबर लिखा है, बट ये हाउस नंबर 1 है। ओके। तो मैं वहां से शुरू करके आपको पढ़ाऊंगा, तो कोई चिंता मत करना, कोई टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ेंगे। भले थोड़ा क्लास लंबा चलेगा तो चलाएंगे, बट आराम से पूरा खत्म करेंगे। राइट। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास था इसलिए शॉर्ट था। कल से थोड़ी डीप में पढ़ाई शुरू होगी। आज तो स्पिरिचुअलिटी की रजस तमस सतव की बात हुई,
ठीक है, हमारे जो पंच तत्व है उनकी बात हुई। ये पंच तत्व और उसके एलिमेंट समझ और उसके ग्रह समझ लोगे तो आपको एस्ट्रो वास्तु में भी बहुत ही ये फायदा कराएंगे। राइट। यस सर। ओके थैंक यू। यस भाई, आपका कुछ प्रश्न था मैम के लिए। ओके हेलो मैडम, हेलो। मुझे ये पूछना था, जैसे आपने वो कर्म का जो पूरा बताया आपने, ऐसा यस। संचित कर्म एक्यूमुलेशन जो मैं बताया, मैं हम्म। डाउट ये था, जो क्रियमान कर्म है, जो प्रेजेंट एक्शन है जो हमारी, बराबर है, हम्म। उसके रिजल्ट मिलेंगे जो आगामी हो गए, जो उसके हम्म। फ्यूचर में मिलेंगे, तो हाँ। व्हाट इज एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन इज कि हम लोग कंटिन्यूअस, जो जैसे कि मैंने बताया कि आज मैंने कुछ कर्म किया, कल मैंने हाँ, कुछ कर्म किया, वो फिक्स नहीं होता है कि उसका रिजल्ट हमें कब मिलेगा। आज भी मिल ओके सकता है, कल भी मिल सकता है, राइट। बट हम जो कंटिन्यूएशन में जो कर्म करते जा रहे हैं, उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा, दैट इज अक्यूमुलेटेड कर्म। ओके, तो वो बाइफोकेट नहीं कर सकते आप, वो ऑटो जनरेटेड है, वो मतलब वो सिस्टम पूरा, यस। कि कौन सा संचित है, कौन सा फ्यूचर आगामी है, वो हम डिसाइड हाँ, नहीं कर सकते। हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ हमारा कर्म करते जाना है। आगे क्या तो रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, क्यूमुलेटेड कर्मा मिलेगा कि क्या मिलेगा, हमें वो कुछ नहीं देखना है। हमें सिर्फ ओके इतना पता होना चाहिए कि अभी हम जो काम कर रहे हैं, कल जो काम करेंगे वो अच्छा हो, बस। ओके ओके, थैंक यू ओके। किसी और को कोई क्वेश्चन है? मैम। यस। आपने वो जो पंच तत्व के बारे में बताया, हाँ। उसमें जो जल तत्व था, जिसमें आपने बताया कि वो पांचों को एक साथ अगर आपको मैनेज करना है तो जल तत्व करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा वापस एक बार बताएंगे? मतलब स्पेस एलिमेंट की बात कर रहे हो आप? नहीं, अग्नि जल वायु तत्व ना, तो जल जल तत्व में आपने बताया ना कि जल तत्व को अगर कहते हैं तो पांचों एलिमेंट साथ में आते हैं आपके। ओके। मतलब जल तत्व में मैंने वो बताया था कि जल तत्व को जैसे कि चंद्र रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो हम्म। चंद्र इज अ प्लैनेट जो पानी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, फ्लूइड से बनी हुई है, लिक्विड है। तो इसके वजह से जब हम हमारे सिर्फ एक एलिमेंट को मतलब हमारे मून को, प्लैनेट को अगर हम ठीक कर ले, तो हमारी 70% चीज तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, राइट। ओके, ओके। समझ इस वजह से मैंने ये बोला था कि मून को सिर्फ बैलेंस कर लो, तो हमारी 90% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और ये हमारे 5 सेंसेस को भी ठीक कर देगा एक साथ। ओके ओके, समझ गया, थैंक यू। या। ओके। तो अब कल मिलते हैं सेम टाइम पे। अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे भी डाल सकते हो, या मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, आई विल आंसर इट। और कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन डेफिनेटली शेयर इट। ओके। ओके। यस मैम। तो ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। Ma'am, really appreciate today's session. Thank you so much. थैंक थैंक यू। यू।